गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो मिलिटेंट्स हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने सीरिया की कैपिटल डमेस्कस को कैप्चर कर लिया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये डिस्कशन भी किया था इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे सीरिया की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी अलिप्पो के बारे में। एंड मैंने जब 4-5 दिन पहले डिस्कशन किया था तो हमने बताया था कि किस तरह से जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने अलीपो को तो कैप्चर कर ही लिया है, एंड अब वो धीरे धीरे करके डमेस्कस जो कि कैपिटल सिटी है उसकी तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब फाइनली जाकर जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर सीरिया की कैपिटल को भी कैप्चर कर लिया है। एंड जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं असद जी, वो यहाँ पर भाग चुके हैं, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि वो रशिया में जा चुके हैं। एंड साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे इस मिलिटेंट ग्रुप का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज HTS, हयात तहरीर अल शाम। इन्होंने यहाँ पर पूरे रीजन को यहाँ पर कैप्चर कर लिया, पूरा कंट्रोल आ चुका है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर है सीरिया के, उन्होंने यहाँ पर फ्री इलेक्शंस की यहाँ पे कॉल करी है। तो काफी आज के समय कंसर्निंग सिचुएशन है सीरिया के अंदर। हालांकि कंसर्निंग सिचुएशन पिछले 13 साल से ही है, जब से काफी लंबे टाइम से एक सिविल वॉर यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके साथ ही यूएस ने बोला है कि वो अपनी प्रेजेंस जो है ईस्टर्न सीरिया के अंदर बनाए रखेगा, ऐसा यहाँ पर यूएस का यहाँ पे कहना है। दोस्तों, डेट है आज की 9 दिसंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल वैसे तो हम हर साल डिस्कस करते ही हैं, पर इस बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? देखो, आप अंडरस्टैंड करना, नागालैंड के अंदर ना एक पर्टिकुलर लॉ है। जो लॉ क्या करता है, जो बोलता है कि आप पब्लिकली जो लिकर है उसको हमें यहाँ पे सेल नहीं करना, उसको यहाँ पे कंज्यूम नहीं करना, राइट। इस लॉ को अगर हम बात करें, दैट इज NLTP लॉ। NLTP का अर्थ क्या है? नागालैंड लिकर टोटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से जो भी आपका दारू वगैरह होती है वो अलाउड नहीं रहती पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। ठीक है। पर इस बार क्या किया है नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर ने ना, ये बोला है कि ये एक्ट को हम देख रहे हैं, इसको साइड रख रहे हैं थोड़े समय के लिए, और हम पब्लिकली अलाउ करेंगे आपके जो टूरिस्ट वगैरह हैं या जो भी लोग आते हैं वो आराम से यहाँ पर जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है ना उसको यहाँ पर कंज्यूम कर पाएंगे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अंदर। तो ये कारण की वजह से काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है कि अब इन्होंने एक्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, एंड हो सकता है कि एक्ट आगे जाके खत्म ही हो जाए। जब तक फेस्टिवल चलेगा तब तक तो एक्ट साइड में ही है। दरअसल में एक्ट जो आपका फेस्टिवल चलता है ये 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ पे चल रहा है, एंड पिछले 10 दिनों के अंदर या 8 दिनों के अंदर आप कह लीजिए 1 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल गए हैं। थोड़ा सा अब इस फेस्टिवल के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 2000 से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये इस साल इसका 25वां एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नागालैंड के अंदर आपको ये फेस्टिवल कंडक्ट होता हुआ देखने को मिलता है, एंड इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे जो अलग अलग नागा ट्राइब्स है ना उनका मेजर फेस्टिवल यही है। साथ ही साथ ट्राइबल्स के विद इन प्रॉपर इंटरेक्शन होना एंड नागालैंड के रिच हेरिटेज को सेलिब्रेट करना यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के माध्यम से होता है। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर एक आपको नागा हेरिटेज विलेज किस्मा देखने को मिल जाएगा, वहीं पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का जो नाम है ना हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल क्यों आया है? ये हॉर्नबिल बर्ड के ऊपर आया है। ये जो बर्ड है ना दरअसल में ये नागा ट्राइब्स की सोशल कल्चर लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हॉर्नबिल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो टोटल 9 हॉर्नबिल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब सबके बारे में पूरी चीजें डिटेल में जानना तो पॉसिबल नहीं है, पर आपको ना जो ग्रेट हॉर्नबिल है इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। हॉर्नबिल्स की अगर हम बात करें अफ्रीका एशिया के आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ 9 स्पीशीज हैं टोटल इंडिया के अंदर, बट मेजर जो आपको जाननी है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो है ही है, उत्तराखंड हो गया, हिमालयन फुटहिल्स बेसिकली, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स हो गया, सदर्न नेपाल में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा नारकोंडम हॉर्नबिल आपको अंडमान निकोबार के अंदर जो आपका नारकोंडम आइलैंड है ना अंडमान सी में, वहां पर देखने को मिल जाती है। इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स या फिर फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो सीड्स है ना, सीड्स ये डिस्पर्स करती हुई चलती हैं, जहाँ पे सीड्स ऐसे ऐसे गिराती हुई जाएंगी, एंड उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, ट्रॉपिकल ट्रीज आने वाले समय के अंदर रीजनरेट होते रहेंगे। ये इनका प्रेफरेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की रहती है। साथ में ही जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है उसका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। बाकियों के भी मैंने आपको यहाँ पे IUCN स्टेटस दे रखे हैं, बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको जो मेजर पता होना चाहिए वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में ही पता होना चाहिए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो अरुणाचल प्रदेश की जो निशी ट्राइब है ना, उनके लिए भी डेफिनेटली जो आपके हॉर्नबिल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
एंड जहां पर ये पाए जाते हैं इसका अर्थ ये है कि वहां पर फॉरेस्ट हैबिटेट की जो हेल्थ है वो काफी अच्छी है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल एज वेल एज हॉर्नबिल, जो हमें यहाँ पे जानकारी जिनकी होनी चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज म्यूल हंटर डॉट ए आई। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वर्ड सुनो, ये म्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है। कई बार ना हम वर्ड यूज करते हैं म्यूल अकाउंट, समझना इस मुद्दे को। म्यूल अकाउंट ना इस तरह के अकाउंट होते हैं जो नाम तो किसी एक्स वाई जी पर्सन का है, पर भाई इसको ऑपरेट कोई दूसरा बंदा कर रहा है। क्या मतलब इस चीज का, देखो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो काफी करोड़पति वगैरह बंदा हो, ठीक है। अब यार ये ना दिखाना नहीं चाहता ट्रांजैक्शन वगैरह, क्योंकि हो सकता है जो ट्रांजैक्शन वगैरह है किसी गलत तरीके से कमाए गए हों, कुछ साइबर फ्रॉड्स वगैरह से कमाए हों, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा बंदा है। अब इसने एक अकाउंट खुलवा दिया इस एक्स वाई जी पर्सन के नाम से। ये बेचारा बंदा बड़ा ही गरीब सा हो सकता है, ठीक है। फिर पता क्या होता है, इस अकाउंट पे किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। फिर अचानक से पता क्या होगा, इस अकाउंट में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन आएंगी, कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, जो कि इस बंदे का है ही नहीं, बस नाम इसका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कई बार पता क्या होता है, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एक्चुअल बैंक अकाउंट होल्डर को बिलोंग ही नहीं करते। उनको क्यों यूज किया जाता है, आपका पैसा भेजने के लिए या फिर मंगाने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी, अभी थोड़े दिन पहले ना हमने डिजिटल अरेस्ट डिस्कशन किया था। कई बार आता नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट में रख लिया गया है, या फिर कई बार आपको स्कैम्स आपके साथ होते हैं, वहां पर आपसे बोला जाता है कि आप पैसा इस वाले बैंक अकाउंट में डलवा दो। तो पता क्या होगा, आपसे जो पैसा डलवाया जाएगा वो इस वाले बैंक अकाउंट में डलवाया जाएगा, फिर यहां से किसी और दूसरे अकाउंट के अंदर, फिर तीसरे अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा। इन दी एंड घूम फिर के ये पैसा सही वाला जिसको पैसा चाहिए था उस तक पहुंचेगा। तो ऐसे बीच में ना म्यूल अकाउंट्स बहुत सारे बनाए जाते हैं, ताकि इन ट्रांजेक्शन्स को एक तरह से प्रॉपर ढंग से उनको मैनेज करना, या रेदर शुड से ट्रांजेक्शन को एक तरह से ट्रेस कर पाने में थोड़ी दिक्कत आए। इस वजह से म्यूल अकाउंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स और इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अगर ऐसा फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं इन अकाउंट्स के माध्यम से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन अकाउंट्स को बंद करवाएं अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर इनको हम प्रॉपरली उनको देखें, राइट। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई का जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है ना, उसने म्यूल हंटर डॉट ए आई टूल बनाया है, जिसका मतलब जिसके अंदर एआई और साथ साथ मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हुआ है। अब यानी कि ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बता पाएगा कि भाई कौन सा अकाउंट म्यूल अकाउंट है, कौन सा म्यूल अकाउंट नहीं है। तो बहुत आसानी से हम एक तरह से म्यूल बैंक अकाउंट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे बहुत सारे डेटा सेट्स में से, जहां पर हमें लगता है कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, उनको हम कहीं ना कहीं ढूंढ पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है इस तरह के म्यूल अकाउंट को निकालने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी खामियां होती हैं। कई बार ऐसे अकाउंट्स भी वो निकाल देता है जो म्यूल अकाउंट होते नहीं है, और कहता है कि म्यूल है ना। तो टाइम ज्यादा लगता था, पर ये जो एआई और एमएल का हमने इस्तेमाल किया है ना, इससे माध्यम से कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी, डिटेक्शन कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती रहेगी, राइट। ये चीजें इससे फायदा होने को मिलेगा म्यूल हंड्रेड डॉट ए आई। म्यूल अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसा बैंक अकाउंट जो क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं अपने इलिसिट फंड्स की ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इनको कौन सा सेटअप करता है, अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल, मतलब जो गरीब लोग होंगे जिनके ऊपर कोई शक की निगाह नहीं होगी, है ना, वो लोग इस तरह से बनाए जाते हैं, उनके नाम के अंदर यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अनोनिमिटी की वजह से दिक्कत हो जाती है कई बार इसको डिटेक्ट करना। ठीक है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है, आप नोटिस कर पाओगे हर महीने 400 से 500 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं इन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से। तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फाइनेंशियल इंपैक्ट तो है ही है। एंड लोगों का भी जो भरोसा होता है ना फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूल अकाउंट्स। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे म्यूल हंटर डॉट ए आई बहुत ज्यादा मदद करने वाला है ये सारी प्रॉब्लम्स को हमारी जो सॉल्व करने के लिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज आरबीआई अलाउस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू एक्सटेंड क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई। देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, जैसे अब आप लोग यूपीआई तो सब लोग इस्तेमाल करते ही हो, कहीं पर भी आप जाते हो तो यूपीआई जो भी स्कैन कोड होता है उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है। अब इसी में ना एक चीज होती है क्रेडिट लाइन। देखो आप लोग उधार तो लेते ही हो, है ना, बैंक वगैरह से आप उधार लेते हो। तो बैंकों के द्वारा ना एक सिस्टम और भी है। सिस्टम पता क्या है, आप बैंक के पास जाओ, आप बैंक को बोलो यार मुझे ना उधार चाहिए, ठीक है। और उधार पता कैसे चाहिए, मैं आपको अंडरस्टैंड करा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है एक तो, ठीक है, वो बात तो सही है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। सिमिलर चीज अगर यूपीआई के थ्रू हो, यहाँ पर क्या होगा कि लेट से बैंक ने तय कर दिया कि महीने के अंदर ना आप अपने यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का आप खर्चा कर सकते हो। तो ये क्या हुई, आपको 1 लाख रुपए तक का खर्चा विद इन दैट मंथ करना है अगर, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो। मतलब कहीं पर भी पेमेंट करना है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या आप नहीं पेमेंट करना चाहते, आप डायरेक्टली यूपीआई क्रेडिट लाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई, इट इज सिमिलर टू जैसा क्रेडिट कार्ड का सिस्टम वर्क करता है, बस आप यूपीआई के थ्रू वो सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो।
ये वाला जो क्रेडिट लाइन वाला सिस्टम है ना, ये आपके जो बैंक्स हैं, जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं पिछले 1 साल से। बेसिकली सितंबर 2023 में ना यूपीआई ने ये जो सिस्टम था, यूपीआई क्रेडिट लाइन वाला सिस्टम, ये लॉन्च हो चुका है। जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं। अब जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनको भी परमिशन दे दी आरबीआई ने कि आप भी ये वाली चीज कर सकते हो। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, यूपीआई क्रेडिट लाइन क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि एम करता है ताकि क्रेडिट इजियर एक्सेस उसका हो पाए। इसको डेवलप किया गया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ये आरबीआई के विजन के साथ काफी अलाइन करता है। तो एक प्री सैंक्शन क्रेडिट होगा, मतलब कि आप इतने अमाउंट तक पैसा पे कर सकते हो यूजिंग योर यूपीआई। तो आपकी जो यूपीआई आईडी होती है ना, उसके साथ लिंकेज हो जाएगा कि यूपीआई आईडी के अंदर आप महीने का 1 लाख खर्च कर सकते हो। आपने किसी जगह 1000 किया, फिर 500 रुपया पेमेंट किया, जितने मर्जी पेमेंट करते रहो अप टू ₹1 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपकी क्रेडिट लाइन जो होगी ना, कितने तक कर सकते हो, बैंक आपका निर्धारित कर देगा। तो बड़े आराम से आप इसको लिंक कर सकते हो अपनी यूपीआई आईडी के साथ। इसके साथ सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो पाएंगी, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हो पाएंगे, चाहे आप क्यूआर कोड से कर लो, है ना। ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इसके माध्यम से ही आप नोटिस कर पाओगे, आप अपनी क्रेडिट स्टेटस चेक कर पाओगे, कितना अमाउंट यूज कर लिया है, ईएमआई डिटेल्स हो गया। डिस्प्यूट कुछ आ जाता है, कुछ आपका लगता है कि नहीं यार कुछ मैंने ट्रांजैक्शन किया नहीं, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पे यूपीआई हेल्प ओडीआर फीचर के माध्यम से उसको भी आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो बाद में जो पेमेंट पे करना होगा, या तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो उस यूपीआई आईडी जो लिंक्ड है, या फिर ऑटो पे का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से कन्वीनियंस बढ़ेगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब एसएफबीस के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। एसएफबीस क्या होते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ठीक है। दरअसल में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का मेजर जो पर्पस रहता है ना, वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो इनकम इंडिविजुअल्स हो गया, अंडर सर्व्ड कुछ कम्युनिटीज हैं, माइक्रो फाइनेंस हो गया, माइक्रो एंटरप्राइज लोन हो गया। ये सब जो सर्विसेज ऑफर करने के लिए हमने स्पेशलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम जो लगाया है, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आगे जाकर शेड्यूल बैंक का दर्जा भी पा सकते हैं, बल्कि पाते भी हैं, ठीक है, अगर उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी हो जाती हैं, जो आपका सेकंड शेड्यूल है अंडर आपका आरबीआई एक्ट। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष हो गया, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पे काम रहता है कि बेसिकली छोटे बिजनेस यूनिट्स को लोन देना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान ध्यान में रखनी है, दैट इज कि यहाँ पर जो पीएसएल कोटा होता है ना, वो 75% देखने को मिलता है। बाकी जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का 40% आपको देखने को मिलेगा, या फॉरेन बैंक का 40% देखने को मिलेगा, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये 75% आपको देखने को मिल जाता है। बाकी तो देखो बेसिक चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर्ड होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये लाइसेंस होते हैं। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, केप बुफेलो ऑफ अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी ना रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुई है। किसने स्टडी कंडक्ट करी है? कुछ रिसर्चर्स ने इन तंजानियाज नगोर्नो कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, नगोर्नो कंजर्वेशन एरिया, यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट करी गई है तंजानिया के अंदर। इस स्टडी में पता क्या पाया गया? इस स्टडी में ये देखा गया है यार, पिछले कुछ सालों के अंदर ना, जो अफ्रीका की केप बफेलो है और जो इंसान है, इन दोनों के बीच में ना ह्यूमन बफेलो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। इन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी कि क्या रीजन रहे। तो इनके रीजंस के सामने जो निकल के आया ना, एक तो था कि भाई रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट या रिसोर्स कंपटीशन अदर आई शुड से, वो सबसे मुख्य कारण रहा इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने का। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, इस पूरे रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लैंड यूज चेंज हुआ है, प्लस एट द सेम टाइम जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसका एक लॉस देखने को मिला है। जिस वजह से पता क्या होता है, जिस वजह से आपके जो केप बफेलोज है, ये अक्सर ह्यूमन हैबिटेट वाले एरियाज के अंदर आ जाते हैं, वहां फसलों को खराब करते हैं, एंड हर साल लगभग 200 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। पिछले कई सालों के अंदर ना बफेलोज ने, आप यहाँ पे बात करें, मेज हो गया, बीन्स हो गया, वीट, पीस, कॉफी, इन सब की फसलों को काफी मैसिव लेवल के ऊपर खराब किया है। तो उसी की स्टडी यहाँ पे करी जा रही थी, तो ये सब निकल के आया उस स्टडी के अंदर। तो थोड़ा सा हम केप बफेलो को जानने की कोशिश करते हैं। तो सहारा के साउथ के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 4 मेजर सब स्पीशीज देखने को मिल जाएगी, जिसमें फॉरेस्ट बफेलो हो गया, वेस्ट अफ्रीका स्वाना बफेलो, सेंट्रल अफ्रीका स्वाना बफेलो, एंड उसी में चौथा जो पार्ट है दैट इज केप बफेलो आपको देखने को मिल जाएगा। अफ्रीका के बिग 5 की बात करें तो लॉयन, लेपर्ड, एलिफेंट और राइनोसोरस तो है ही है, एंड पांचवा आपको जो बिग 5 में देखने को मिलेगा दैट इज केप बफेलो। इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी लॉन्ग होती है, पर इनकी स्टॉकी बॉडीज होती हैं। स्टॉकी का मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी, राइट। इनकी जो लेग्स की बात करें तो शॉर्ट थिक लेग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एंड इनको बॉस के नाम से भी जाना जाता है। प्लस एट द सेम टाइम इनकी हैबिटेट की बात करें तो स्वैम्प्स, फ्लड प्लेन्स, ग्रासलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये सुबह और रात दोनों में एक्टिव होते हैं एंड साथ ही साथ ये सोशल एनिमल्स होते हैं जो कि हर्ड्स के अंदर यहाँ पे रहते हैं। हर्ड्स मतलब एक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर फीमेल्स हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड ये लीनियर डोमिनेंस हायरार्की को मेंटेन करते हैं एंड साथ ही साथ ईस्ट और सदर्न अफ्रीका के सवानास के अंदर आपको पाए जाते हैं और ये हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस का मतलब आपके ग्रासेस और लीव्स के ऊपर फीड करते हैं एंड लास्टली ये स्विम भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। दीज आर एक्सेलेंट स्विमर्स। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस होता है वो नियर थ्रेटन देखने को मिल जाएगा। प्लस दोस्तों अगर हम बात करें ना सब सहारन अफ्रीका की, तो आपको ये जो रीजन है नीचे वाला, ये सब सहारन अफ्रीका के अंदर आ जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें ना तो जो सहारा डेजर्ट से नीचे वाला अगर हम बात करें, वो पूरा रीजन इस पर्टिकुलर सब सहारन अफ्रीका के अंदर हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है अलग अलग तरह की है। कुछ जगह के ऊपर आपको यहाँ पे रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, कुछ सवानास भी हैं, ग्रासलैंड मतलब डेजर्ट एरियाज भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड उसी हिसाब से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो अलग अलग तरह की है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको लायंस, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रास, राइनोसोरस, ये सब तो देखने को मिलते ही हैं और भी इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, एग्जांपल नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, राइट। पर पॉवर्टी की वजह से, ठीक है, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी सब सहारन अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है आईएनएस सुशील के बारे में। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग ना फ्रिगेट्स के बारे में जानते होंगे। फ्रिगेट्स दरअसल में क्या होती हैं? जब मैं बात करता हूँ ना फ्रिगेट की, तो फ्रिगेट का जो पर्पस होता है, एक तो जनरली इनका जो पर्पस रहता है वो ये होता है कि कोई बड़ी वेसल है, कोई लार्ज वेसल है ना, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएं। कई बार उसको एस्कॉर्ट करना होता है, राइट। और ये जो फ्रिगेट्स होते हैं आराम से मूव भी कर सकते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी इनकी जो काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आईएनएस तुशील देखने को मिलेगा। तुशील का मतलब होता है द प्रोटेक्टर शील्ड, ठीक है। और आप नोटिस कर पाओगे इसका जो क्रेस्ट है उसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? अभेद्य कवचम। अभेद्य मतलब जिसको आप भेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते मतलब उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और कवच का मतलब होता है शील्ड, राइट। तो आप नोटिस कर पाओगे इसके जो फायदे हैं, ये फ्रिगेट ही एक तरह की, इट इज मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। फ्रिगेट का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। बाकी बात करें स्टेल्थ गाइडेड, इसको कहीं ना कहीं इसको पर्पस जो इसको इस्तेमाल करने का है वो ये है कि जो डिटेक्शन कैपेबिलिटीज होती है ना इसकी काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे मान लो अंडर वाटर कुछ नॉइस वगैरह आई, तो कहीं ना कहीं उसको डिटेक्ट करना बहुत इसके लिए आसान है। कम्युनिकेशन हो गया, कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको यहाँ पे डिटेक्ट करना आसान है। कुछ सबमरीन्स वगैरह है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आईएनएस सुशील को भी यहाँ पे कमीशन किया जाएगा आज ही के दिन, ठीक है। हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर? आपके कालिनग्रैड रशिया के अंदर, वहां पर इसको कमीशन किया जाएगा बाय द इंडियन नेवी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मोटो क्या है? निर्भय, अभेद्य और बलशील, यानी कि फियरलेस, इनडोमिटेबल एंड रेजोल्यूट। ये बेसिकली अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास फ्रिगेट का आपको देखने को मिल जाएगा। एक हजार प्रोजेक्ट है यहाँ पे 1135.6, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इस प्रोजेक्ट का ही आपको ये हिस्सा देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ना हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को डिजाइन करें। जैसे आप लोगों ने तलवार क्लास का नाम सुना होगा, है ना। तलवार क्लास के अंदर आपके अलग अलग बन रहे हैं, जैसे आईएनएस तलवार हो गया, आईएनएस त्रिशूल हो गया, आईएनएस तेग, आईएनएस आपका जो तरकश है, आईएनएस श्रीकंठ है, उसी में एक आईएनएस आपका तुशिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप नोटिस कर पाओगे इससे, देखो हम बना तो रशिया के साथ कोलैबोरेशन में रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इससे जो मेक इन इंडिया है वो आगे जाके और प्रमोट होगा, क्योंकि जो इंडिजिनस कंटेंट है ना शिप का, वो 33% तक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जो बाकी और जो प्रोजेक्ट्स होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 1135.6 के, इसके अंतर्गत ये डिस्कशन हुआ है कि रशिया में भी कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें इंडिया में बनेंगी, एंड कोशिश ये होगी कि इंडिजनाइजेशन को और यहाँ पे प्रमोट किया जा पाए। तो जो आईएनएस सुशील होगा वो स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडियन नेवी द वेस्टर्न फ्लीट को यहाँ पे ज्वाइन करेगा अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड। तो ये बातें आईएनएस सुशील के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक बिल्कुल छोटा सा ही है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, यूएनसीएनडी। भारत को पहली बार चूज किया गया है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के हम उसको चेयर करें, ठीक है। तो बात करें दरअसल में सीएनडी की, कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स की, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था इकोसॉक के द्वारा इन 1946। इसका पर्पस क्या है? देखो इसके पर्पस की अगर हम बात करें ना सीएनडी की, तो पर्पस इसका दरअसल में ये बनता है कि दुनिया भर के अंदर किस तरह के ड्रग रिगार्डिंग ट्रेंड्स क्या हैं उनको एनालाइज करना, उनको मॉनिटर करते रहना, प्लस अलग अलग जो आपकी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ मदद करना, ताकि आप अच्छे से जो पॉलिसीज है ना उनको बना पाओ। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे दुनिया भर में जो ड्रग्स हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, इसके जो अलग अलग केसेस है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो उनको मैनेज करना यहाँ पर सीएनडी की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो कुछ इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशंस भी हैं, उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट करवाना वो भी सीएनडी की ही जिम्मेदारी बन जाती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको वियना ऑस्ट्रेलिया के सॉरी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूएन के रिगार्डिंग जो भी ड्रग रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है दैट इज सीएनडी, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो भारत पहली बार यहाँ पर इसका चेयर बनना है एंड एट द सेम टाइम इसके आपको टोटल 53 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे जिनको इकोसॉक यहाँ पर इलेक्ट करता है। एंड ये जो इट वर्क्स एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूएनओडीसी दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आज आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग है दिस इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहा था पिछले सालों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ यहाँ पे वॉल्केनोज है, उनकी कुछ लोकेशंस दी हुई हैं, तो बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके अलावा सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था जन औषधि केंद्र के रिगार्डिंग। अब आप लोग जानते होंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है ना, वो वर्क करता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। यही आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है रजिस्ट्रेट से उसके अंतर्गत जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इस स्कीम के माध्यम से पता क्या होता है, जो आपकी जेनरिक ड्रग्स होती है ना उनको सेल किया जाता है बहुत ही कम दाम के ऊपर। हो सकता है जो ब्रांडेड ड्रग अगर 100 रुपए की है तो हो सकता है ये 30 रुपए की, 40 रुपए की या 20 रुपए के आसपास की मिले। तो जो आपकी पॉपुलर ब्रांड वाली ड्रग्स है ना, उनके जेनरिक जो ड्रग्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं उनको यहाँ पे सेल करेगा ताकि आम लोगों तक भी ये ड्रग्स आराम से पहुंच पाए, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो एक तरह से कम हो पाए। तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, पर क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो हम बोलेंगे क्या कि दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। राइट। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैंने आपसे कुकी ज़ोमी ट्राइब्स के बारे में पूछा था। देखो पहला स्टेटमेंट तो सब बच्चों को पता होगा कि कुकी ज़ोमी ट्राइब्स क्या हैं। ये आपकी मणिपुर की ही एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मणिपुर में तो होते ही होते हैं, उसके अलावा मिजोरम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको चिन या मीजो पीपल भी कहा जाता है। राइट। एंड साथ ही साथ ये जो पीपल या जो कम्युनिटी के लार्जर ग्रुप के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा चिन हो गया, मीजो हो गया, ये इसी ग्रुप के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान में ये रखना है कि देखो जो कुकी ज़ोमी ट्राइब्स हैं डेफिनेटली मणिपुर के एथनिक ट्राइब्स हैं, पर ये पीबीटीजी ग्रुप के अंदर नहीं आती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। देखो गिनी कोएफिशिएंट के बारे में आप सब लोग समझते होंगे। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, गिनी कोएफिशिएंट हमारा जो होता है ना इनकम इनइक्वालिटी मापने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। राइट। यहाँ पर आप नोटिस कर पाना, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, और हमारी जो लॉरेंस कर्व होती है ना, ये भी हमें यही चीज बताती है। यहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट के माध्यम से क्या होता है, हम एक वैल्यू निकालते हैं a अपॉन a प्लस बी की। होता क्या है, अगर मान लो आपका एरिया ए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना, ये है पूरा एरिया ए, ये वाला जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ। अगर एरिया ए 0 हो जाए, इसका मतलब पता क्या होगा, जो लॉरेंस कर्व अभी यहाँ पर है, ये लॉरेंस कर्व यहाँ पर आ जाएगी, है कि नहीं। तो उस केस में एरिया ए 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 अपॉन बी जिसकी वैल्यू होती है 0। जब भी गिनी कोएफिशिएंट आपका 0 के इक्विवेलेंट आ गया ना, इसका मतलब है उस देश में क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा लॉरेंस कर्व। वेयरएस अगर आपका लॉरेंस कर्व कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो बी है वो 0 बन जाएगा। तो गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी a अपॉन a प्लस 0। उस केस में आपकी गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 1। जब गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू जितनी 1 के पास में जाती है वो दिखाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। अब पिछले कुछ सालों में ना इंडिया का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि अमीर और गरीब का जो गैप है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। अगर इस बात के बारे में आप जानते हो तो आप नोटिस कर पाओगे जो पहले स्टेटमेंट बात कर रहा है बिल्कुल सही बात कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटी आप कैप्चर कर सकते हो। दूसरा कह रहा है अगर आपका टैक्स बेस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आप जो टैक्स पेयर जो है वो लोअर इनकम से हायर इनकम तरफ ब्रैकेट से शिफ्ट हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जीवन का स्तर बढ़ रहा है, दैट मीन्स, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो आज का आपका होमवर्क ये 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनमें से आप बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट। एंड जो सैटरडे होमवर्क दिया था अनुचक्रा प्लेटफॉर्म के बारे में, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बात करें ग्रेटर फ्लेमिंगो की, तो इसका साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में है ये, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। अरावली रेंज की बात करें तो अरावली रेंज महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, है ना, राजस्थान यहाँ पे आना चाहिए था, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौथे स्टेटमेंट की बात करें यूएनसीसीडी की,
तो ये नॉन बाइंडिंग है क्या? नहीं, हमने डिस्कस किया था इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेट अप टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।